हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की अपनी क्लास बहुत स्पेशल क्लास होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के अंदर जितने भी जो एक्ट हैं वो सारे एक्ट सीरियल वाइज स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अपन एक ही क्लास में फिनिश करेंगे। ठीक है, ये वाली क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो एक ही क्लास के अंदर अपन सारे के सारे जो भी एक्ट हैं सीरियल वाइज और उनके ऑब्जेक्टिव के साथ में डेट के साथ में फिनिश करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट देखो, पॉइजन एक्ट। द पॉइजन एक्ट 19 फरवरी 1919। फर्स्ट वन पॉइजन एक्ट 1919 में है। मैंने इस तरीके से कंटेंट बनाया है कि सीरियल वाइज एक्ट याद हो जाएंगे। आप बीच बीच में से पढ़ोगे तो याद नहीं होते हैं। 1919 में कौन सा एक्ट आया था? पॉइजन एक्ट आया था। 1930 के बाद डिजिट वाइज देखा जाए तो डिजिट वाइज 1930 आता है। तो 1930 में डेंजर्स एक्ट आया था। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1930 के बाद में 40 में 8 अप्रैल 1940 के अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था। 1 अप्रैल 1945 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल आए थे। 16 मार्च 1948 को ड्रग द फार्मेसी एक्ट पास हुआ था। ड्रग एंड रेमेडीज एक्ट 1954। 54 के बाद 55 आता है 1955 में टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। 21 जनवरी 1957 में द कॉपीराइट एक्ट आया था। द प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल एक्ट आया था 26 जनवरी 1960 को। पेटेंट एक्ट आया था 1960 के बाद में 1970 को। फर्स्ट इशू हुआ था 1978 के अंदर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एक्ट, जो कि अभी लेटेस्ट में रिवीजन में है एज ऑन डेट। उसके बाद में नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में आया था। फिर उसके बाद में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट एंड रूल 28 मार्च 2016 में आया था, 2016 में आया था। तो इस टाइप से एक एक फ्रेम के अंदर सारे ड्रग्स को रखा गया है। तो आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। अब एक एक करके सारे जो एक्ट हैं लॉ एंड एथिक्स है उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आ जाओ भी। तो फर्स्ट एक्ट डिस्कस करेंगे। पहला एक्ट है अपना द पॉइजन एक्ट। पॉइजन एक्ट नाम से पता चल रहा है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। पॉइजन का मतलब होता है कि वो सारे सब्सटेंसेज जो कि क्या है, शेड्यूल्ड ड्रग के अंदर पॉइजन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनको शेड्यूल में रखा गया है और पॉइजन का नाम दिया गया है, वो सारे कौन से एक्ट सब्सटेंस होंगे? पॉइजनस सब्सटेंस होंगे। तो पॉइजन एक्ट 19 फरवरी 1919 को आया था। पॉइजन एक्ट क्यों आया था? सारा खेल वैन और वाई का है कि कौन सा एक्ट कब आया था और क्यों आया था। बस आपको इतना याद करना है, कब आया था, क्यों आया था, उसके ऑब्जेक्टिव याद कर लोगे तो इतने में ही आपका काम हो जाएगा। डिग्री और डिप्लोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट लेके चलते हैं द पॉइजन एक्ट। पॉइजन एक्ट 19 फरवरी 1919 को आया था। क्यों आया था? ऑब्जेक्टिव क्या है पॉइजन एक्ट के? टू रेगुलेट द सेल मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ पॉइजन एंड प्रिवेंट टू पॉइजनिंग। पॉइजन एक्ट क्यों आया था? रेगुलेट द सेल। कंट्री के अंदर पॉइजनस की जो सेलिंग हो रही है, पॉइजनस की जो परचेजिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए कि कंट्री के अंदर पॉइजनस की सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग, इनको कंट्रोल करना एंड पॉइजन एंड प्रिवेंट द पॉइजनिंग। और जो कोई पर्सन है जिसको सजेस्ट की जाती है कि मान लो नारकोटिक ड्रग है, कई ऐसे केसेस होते हैं कि नारकोटिक ड्रग उनको प्रिस्क्राइब की जाती है, लेकिन कुछ पेशेंट क्या होता है उनको हैबिट लग जाती है नारकोटिक सब्सटेंसेस की। तो नारकोटिक सब्सटेंसेस की जो हैबिट लग जाती है तो सेल्फ यूज में लेने लग जाते हैं, तो उनकी फिर पॉइजनिंग होने लग जाती है। तो पॉइजनिंग को रोकने के लिए तो इतना याद रखना है, पॉइजन एक्ट 19 फरवरी 1919 को आया था, 1919 में आया था। इसका मेन वर्क क्या था, ऑब्जेक्टिव मोटो क्या था? टू रेगुलेट द सेल मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ पॉइजनिंग। कि पॉइजनिंग की मैन्युफैक्चरिंग को, पॉइजनिंग की सेलिंग को और पॉइजनिंग के डिस्ट्रीब्यूशन को, इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को, इन सबको क्या करना? रेगुलेट करना और कंट्रोल करना। ठीक है, सेकंड एक्ट देखते हैं। सेकंड वन एक्ट आता है अपना दूसरा एक्ट नंबर सेकंड, डेंजरस ड्रग एक्ट। डेंजरस ड्रग एक्ट कब आया था? 1930 के अंदर आया था। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि स्टार्टिंग में क्या है? पॉइजन, और पॉइजन क्या होता है? डेंजरस होता है। तो डेंजरस एक्ट आया था 1930 के अंदर। डेंजरस एक्ट क्यों आया था? टू कंट्रोल द सेल डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डेंजरस ड्रग्स।
जो भी ड्रग्स हैं बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, नोन एज डेंजरस ड्रग, जिनको यूज करने के लिए पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन की या फिर गाइडलाइन की रिक्वायरमेंट होती है। सारी ड्रग कौन सी हैं, डेंजरस कैटेगरी में आते हैं, जो कि नार्कोटिक कैटेगरी के होते हैं, बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, सेफ नहीं है। तो उन ड्रग्स को कंट्रोल, उन ऐसी ड्रग्स पे कंट्रोल करने के लिए, ऐसी ड्रग्स के सेलिंग पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, उन ड्रग के इंपोर्ट पे, बाहर कंट्री से कोई ड्रग अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो, उन सब पे कंट्रोल करने के लिए डेंजरस ड्रग एक्ट आया था। ओके, थर्ड वन चलते हैं, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। अपनी फार्मेसी के अंदर और फार्मेसी सब्जेक्ट में, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इस एक्ट के अंदर ड्रग्स की भी स्टडी करते हैं और जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है उनकी भी स्टडी करते हैं। ड्रग और कॉस्मेटिक दोनों से रिलेटेड जो रूल रेगुलेशन है वो सारे के सारे इस ड्रग्स के अंदर आते हैं। जो भी शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन है वो सारी भी क्या है, इसी एक्ट के अंदर आएंगी। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 8 अप्रैल 1940 के अंदर आया था, 8 अप्रैल 1940 को आया था। क्यों आया था, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके देखते हैं। टू रेगुलेट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस एंड एंश्योर देयर क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी। ठीक है, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्यों आया था, रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए। किन किन को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आप समझते हो कि बाहर से कोई दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री के अंदर ड्रग की या फिर कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस का आप इंपोर्ट कर रहे हो। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है वो आप अपनी कंट्री से बाहर भेज रहे हैं तो एक्सपोर्ट होगा। तो ड्रग का और कॉस्मेटिक्स का इंपोर्ट भी, एक्सपोर्ट भी, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, की ड्रग और कॉस्मेटिक्स की कंट्री के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, कंट्री के बाहर बड़े लेवल पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, या फिर जो ड्रग और कॉस्मेटिक्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या फिर उसकी सेलिंग हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इन सबको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था 1940 के अंदर। और इसके अलावा क्या एडवांटेज है इस वाले एक्ट के, इंश्योर देयर क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी। दियर मीन्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस हैं और जो मेडिसिनल प्रिपरेशंस हैं उनकी क्वालिटी को, उनकी एफिकेसी को और उनकी सेफ्टी को बढ़ाने का एक मोटिव ये भी था कि कोई भी ड्रग है उनकी क्वालिटी बेटर हो, वो ड्रग सेफ हो एंड उस ड्रग का मैक्सिमम अफेक्ट आए। तो ओवरऑल मतलब यही निकलता है, मीन्स ये निकलता है इसका कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट मेडिसिनल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन की मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, परचेजिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इन सबको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए आया था। इसके साथ साथ मेडिसिनल और जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस हैं उनकी क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी को भी बढ़ाता है कि जो इनका प्रोडक्शन होगा इस टाइप से प्रोडक्शन किया जाए उनकी क्वालिटी भी बेटर हो, सेफ भी रहे वुमेन्स के लिए और इफेक्टिव भी हो। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स। कॉस्मेटिक एक्ट तो 8 अप्रैल 1940 को आ गया था, 1940, बट जो रूल है वो कब आए थे, 1 अप्रैल 1945 को। क्वेश्चन बनता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट कम इनटू द फोर्स, फोर्स में कब आया था, रूल्स कब अप्लाई हुए थे, 1945 को। रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। रूल्स क्यों आए थे, मैंने बोला था सारा खेल वैन और वाही का है कि क्यों आया था, रूल्स क्यों आए थे, कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था 1940 में, उस टाइम पे जो भी रूल प्रावधान रखे गए थे, प्रावधान प्रोविजंस का मतलब होता है कोई भी प्रावधान रखे गए थे कि किसके पास क्या क्वालिफिकेशन होगी तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगा, किसके पास क्या क्वालिफिकेशन होगी तो वो सेलिंग कर पाएगा, कौन सी ड्रग का इंपोर्ट करना है, कौन सी ड्रग का एक्सपोर्ट करना है, कौन कर सकता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उसके पास भी पर्टिकुलर लाइसेंस होना चाहिए। तो ये सब जो प्रावधान है, उन जो प्रावधान, उनकी जो प्रोविजंस है, उनकी केयर करने के लिए रूल कब आए थे, 1945 में आए थे। उसके बाद में 5th एक्ट आता है द फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट दूसरे नंबर का एक्ट है अगर इंपोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फर्स्ट तो कौन सा था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, और सेकंड वन है द फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट कब आया था, 16 मार्च
1948 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फार्मेसी एक्ट 1948 को आया था। क्यों आया था? टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए। फार्मेसी प्रोफेशन मीन्स है कि डी फार्मा की एक फार्मेसी का कोर्स होगा, जिसके अंदर अलग 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 डी फार्मा का कोर्स होगा, एक डी फार्मा का कोर्स होगा, फिर एम फार्मा होगी, उसके अंदर जो फार्मासिस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन फिक्स की गई कि जो फार्मासिस्ट है उसकी एज कितनी होगी, उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होगी, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कौन कहलाएगा, एक पीसीआई होगा सेंट्रल लेवल पे जो कि मैनेज करेगा फार्मेसी प्रोफेशन को। स्टेट लेवल के लिए एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल होगा, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर अलग अलग मेंबर्स होंगे, फार्मेसी काउंसिल के अंदर पीसीआई के अंदर अलग अलग मेंबर्स होंगे, जो कि मतलब क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे फार्मेसी प्रोफेशन को। और इंडिया के अंदर कंटिन्यू रखा जाएगा फार्मेसी प्रोफेशन। कोई नया कोर्स अप्लाई करना हो, नए कोर्स के अंदर क्या क्या उसका सिलेबस होगा, ये सारी चीजें किसके अंडर में आएंगे, सारी चीजें अंडर में आएंगी फार्मेसी एक्ट 1948 के अंडर में। तो इसका मेन मोटो यही है, टू रेगुलेट द फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करना। नेक्स्ट आता है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं, देखो 1919 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 45, 45 के बाद 48, 48 के बाद 54, 54, 1954, 1954 में कौन सा एक्ट आया था? ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। ड्रग का मतलब कोई भी सब्सटेंस, सबसे पहले आप ये समझो ड्रग्स होता क्या? ड्रग्स एनी सब्सटेंसेज अदर देन फूड, drugs any substances other than food that affect the physical and physiological form of body, कि मतलब बॉडी के जो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनको कोई भी ऐसा सब्सटेंस, फूड के अलावा, आप जो डेली रूटीन में फूड कंज्यूम करते हो उसके अलावा कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका आप इंटरनली भी यूज कर सकते हो, एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हो, ह्यूमंस के लिए भी प्रीफरेबल है और एनिमल्स के लिए भी प्रीफरेबल है, और इंटरनली भी यूज कर सकते हो और एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हो, नोन एज ड्रग। ड्रग की डेफिनेशन क्या है? कि वो सारे सब्सटेंस जो फूड के अलावा आप इंटरनली और एक्सटर्नली यूज करते हो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए, एनिमल्स के लिए भी यूज में होता है और ह्यूमंस के लिए भी यूज में होता है, ठीक है, नोन एज ड्रग। उसके बाद में देखो जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज कौन कौन सी आएंगी? मैजिक रेमेडीज आएंगी कि कवच है, तालिस्मान है, ताबीज है, जादू टोने वाली जो चीजें हैं उन पे है ना रोक लगाने के लिए ये वाला एक्ट आया था, कि कुछ तो ड्रग है ऐसी और कुछ क्या है, मैजिक रेमेडीज है, मेडिसिनल ड्रग प्लस मैजिक रेमेडीज, जिन पे क्या है, जिन ड्रग का, मैजिक रेमेडीज का, और जो भी कोई ऐसी ड्रग है जो कि मतलब क्या है, फॉल्स क्लेमिंग है, कि मतलब कोई भी डिजीज है उसको ठीक करने का दावा नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी उन ड्रग का एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। तो उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या है, जो भी पीपल्स वगैरह हैं उनको क्या किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, या फिर उनको झूठे रुझान प्रोवाइड किए जा रहे हैं किसी भी ड्रग के को लेकर के। तो उसको रोकने के लिए ये एक्ट आया था, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। टू रेगुलेट, ऑब्जेक्टिव देखो, टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द एडवर्टाइजमेंट्स, कि कोई भी अगर ऐसी एडवर्टाइजमेंट है कि मान लो सपोज करो शेड्यूल जे के अंदर ऐसी ड्रग आती है जो कभी भी दावा नहीं करती है कि इस वाली ड्रग से ये वाली डिजीज ठीक हो ही जाएगी, तो उस ड्रग का अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो वो फिर क्या है, रोंग है। तो ऐसी ड्रग जो कि किसी पर्टिकुलर डिजीज को ठीक करने का दावा नहीं कर रही है, एग्जाम्पल हो गया शेड्यूल जे वाली ड्रग, तो उसी ड्रग का आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, जिनको बोलते हैं प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट। कवच, तालिस्मान, ताबीज वगैरह ऐसे जो चीजें हैं उनका भी आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो। तो इस एक्ट के अंदर ये बताया गया है कि आप ओनली उन्हीं ड्रग का एडवर्टाइजमेंट करोगे, मेडिसिनल ड्रग का, जिन ड्रग को प्रिस्क्राइब कौन करता है, प्रिस्क्राइबर फिजिशियन प्रिस्क्राइब कर रहा है, या पर्टिकुलर कोई मेडिकल ओपन कर रखा है किसी ने जिसके पास रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड पर्सन है और प्रिस्क्राइब मैनर के अकॉर्डिंग और रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, वही एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, अदरवाइज अदर पर्सन कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। तो जो मिसलीडिंग ड्रग है, जो मिस फाल्सिंग ड्रग है, उनको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट आया था। उसके बाद में देखो 1954 के बाद आता है 1955, 1955 में आएगा टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझो टॉयलेट प्रिपरेशन कौन सी होती हैं। टॉयलेट प्रिपरेशन वो होती हैं जो आप अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखने के लिए, ग्लो के लिए, अच्छा दिखने के लिए यूज करते हो, लाइक परफ्यूम्स हो गए,
परफ्यूम्स के अलावा अदर कोई कॉस्मेटिक प्रिपरेशन हो गई। इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो आप ऐसे समझो, बेटर एग्जांपल ये रहेगा कि ऐसी प्रिपरेशन जिनकी मैन्युफैक्चरिंग में अल्कोहल का यूज होता है, मोस्टली वो है टॉयलेट प्रिपरेशन। तो टॉयलेट प्रिपरेशन जो एक्ट है 1955 में आया था, टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयलेट प्रिपरेशन, की ऐसी प्रिपरेशन जो अल्कोहल कंटेनिंग प्रिपरेशन है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग में अल्कोहल का यूज होता है, उन ड्रग्स के सेलिंग, कंट्रोलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये वाला एक्ट आया था। ठीक है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट एक्ट आता है 55 के बाद में 57, 21 जनवरी 1957 को द कॉपी राइट एक्ट आता है। कॉपी राइट एक्ट का एम है टू प्रोटेक्ट एंड इंश्योर द राइट्स ऑफ द ऑथर्स। राइट ऑफ द ऑथर्स, ऑथर्स का मतलब क्या होगा कि मान लो कोई भी बुक है, किसी ने बुक लिखी है, उसका वो राइटर है, वो उस बुक को क्या करवाना चाह रहा है, पेटेंट करवाना चाह रहा है। तो पेटेंट करवाना चाह रहा है तो उसका जो पेटेंट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, कॉपीराइट एक्ट का। कि किसी ने कोई नया इन्वेंशन किया है, नई रिसर्च की है, तो वो उस रिसर्च को प्रोटेक्ट करवाना चाह रहा है कि उसका कोई दूसरा पर्सन यूज ना कर सके, सिर्फ उसका जो अधिकार है उसी को खुद को रहे। तो कॉपीराइट एक्ट कब आया था, 1957 में, टू प्रोटेक्ट एंड इंश्योर द राइट्स ऑफ द ऑथर्स। कोई भी ऑथर्स है, किसी बुक का राइटर हो या फिर कोई अदर किसी रिसर्च फील्ड में किसी ने रिसर्च की है, या फिर कोई न्यू मेडिसिन किया है, या फिर कोई नया इन्वेंशन किया है, उसको क्या चाहिए, उसको अधिकार चाहिए कि ये वाला जो इन्वेंशन है कोई और ना कर सके। इसका जो मोटो है वो सिर्फ उसी को दिया जाए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया जाए, और उसकी जो सिक्रेसी है उस सिक्रेसी को प्रोटेक्ट रखा जाए। तो उसके लिए ये वाला एक्ट आया था। नेक्स्ट एक्ट बात करते हैं 1957 के बाद 1960, 26 जनवरी 1960, द प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल एक्ट। एनिमल एक्ट कब आया था, 1960 में, तो वैसे भी याद रह जाएगा, 26 जनवरी 1960 को। अब तभी बोल रहा हूँ मैं, जानवरों को परेशान मत किया करो भाई, उसके लिए भी चार्ज लगता है, उसके लिए भी पेनल्टीज लगती हैं। द प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी एनिमल एक्ट, एनिमल एक्ट कब आया था, 1960 में। क्यों आया था, टू प्रिवेंट क्रूल्टी टू एनिमल एंड इंश्योर दियर वेल बीइंग, कि कोई भी एनिमल्स को परेशान ना करे और जो एनिमल की जो हेल्थ है वो अच्छी रहे, उन सब चीजों के लिए आया था। तो एनिमल एक्ट, कि एनिमल को परेशान ना किया जाए, उसके लिए पर्टिकुलर पेनल्टीज वगैरह है, वो आप पर्टिकुलर जब इस एक्ट को पढ़ोगे तो उसमें डिटेल में आएगा। उसके बाद में है द पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट 60 के बाद आता है 70, तो 20 अप्रैल 1970, टू ग्रांट पेटेंट फॉर इन्वेंशन एंड टू रेगुलेट पेटेंट ऑफ राइट्स। पेटेंट एक्ट आया था 1970 के अंदर। देखो पेटेंट, सबसे पहले आप ये समझो कि पेटेंट होता क्या है। पेटेंट का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन है, उसने कोई नया रिसर्च किया है। नया रिसर्च का मतलब उसने कोई नई बुक भी रख सकता है, कोई नया म्यूजिक हो सकता है, या फिर कोई नई मेडिसिन हो सकती है। जो भी नया इन्वेंशन किया है, कोई नया रिसर्च किया है, तो उस रिसर्च को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, और उसके पास उसका अधिकार दिया जाता है कि ये वाला आपने रिसर्च किया है, तो इसके लिए आपके पास पूरा अधिकार है कि आप है ना, इसका यूज सिर्फ आप ही करोगे, और जिस मेथड से आपने उस कोई भी ड्रग का रिसर्च किया है, तो उस ड्रग को जिस भी तरीके से उसने बनाया है, तो वो प्रोसेस कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। तो उसका मतलब होता है पेटेंट। मतलब पेटेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या, पर्टिकुलर कोई पर्सन ने कोई नया इन्वेंशन किया है, तो उसके लिए उसको अधिकार दिया जाता है कि आपके पास अधिकार है, और उसके जो भी उसकी जो प्रोसेसेस है उनको सिक्योर रखा जाता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए उसको। पेटेंटेबल होते क्या क्या है, पेटेंटेबल कोई मान लो किसी ने ड्रग प्रिपेयर की है, तो उस ड्रग को बनाने के लिए किन किन केमिकल्स का यूज किया है, तो केमिकल्स पेटेंटेबल है। प्रोसेस पेटेंटेबल होती है। पेटेंटेबल टाइम पीरियड कितना होता है, पेटेंटेबल टाइम पीरियड होता है 20 ईयर्स, 20 साल के लिए पेटेंट होता है। इसके लिए क्या अलग अलग क्वालिफिकेशन वगैरह है, अलग अलग प्रोसेस होती है, वो आप पूरा ये एक्ट पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 20 अप्रैल 1970 के बाद में आता है भाई 1976, 1978। 1978 में आया था गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड गाइडलाइंस, जीएमपी बोलते हो जिसको आप, नाम से पता चल रहा है, गुड का मतलब अच्छी, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस,
कि कोई भी ड्रग अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको एक कंट्रोल और एक कंट्रोल मैनर के अंदर प्रिपेयर करनी चाहिए, जिससे कि उस ड्रग की जो क्वालिटी है वो बेटर हो सके, उस ड्रग का जो इफेक्ट है वो बेटर आए, उस ड्रग के जो एरर्स हैं वो कम से कम एरर्स आए, साइड इफेक्ट्स कम आए। ठीक है, तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस गाइडलाइंस फर्स्ट इशू। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की कोई भी ड्रग अगर आप बना रहे हो उसके लिए प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन इन कंट्रोल मैनर, कि जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ड्रग की वो एक कंट्रोल मैनर के अंदर होनी चाहिए, जिससे कि जो ड्रग की क्वालिटी है वो बेटर क्वालिटी हो, ड्रग का ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट आए, ड्रग की सेफ्टी भी 100% हो, ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी भी 100% हो, और ड्रग के जो साइड इफेक्ट है वो कम से कम आए, मैक्सिमम एफिकेसी ज्यादा से ज्यादा हो, साइड इफेक्ट कम से कम हो। तो उसलिए क्या है कि एक गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई थी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। इसमें क्या है, पर्टिकुलर गाइडलाइंस थी कि कैसे कैसे ड्रग का प्रोडक्शन करना है जिससे कि क्वालिटी बेटर हो सके और साइड इफेक्ट कम से कम आ सके। तो उसके लिए जो फर्स्ट इशू था इसका वो था 1978 में लेटेस्ट रिवीजन एज ऑन डेट, की आज की डेट में है ना इस पे वर्क चल रहा है, रिवीजन में है। पहले तो 1978 में आया था गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एक्ट, लेकिन अभी इस पे वर्क प्रोसेसिंग है, अभी ये रिवीजन में चल रहा है, दोबारा से रिपीट होके आएगा। उसके बाद चलते हैं 78 के बाद अपना आता है 1985। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, भी इसकी डेट भी इम्पोर्टेंट है, 16 नवंबर 1985, 1985 NDPS नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रिवेंट एंड कंट्रोल द प्रोडक्शन, सेलिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, परचेजिंग ऑफ एनडीपीएस। ये सारी चीजें समझने से पहले आप ये समझो कि जो एनडीपीएस है होता क्या है। एनडीपीएस नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है। तो नार्कोटिक सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं, हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस होते हैं नार्कोटिक सब्सटेंसेस, जो कि शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन है, जो शेड्यूल बनाया गया था उस शेड्यूल के अंदर किसी ड्रग को मेंशन किया गया था और नाम दिया गया था कि ये वाली ड्रग है, ये सारे नार्कोटिक सब्सटेंसेज है जिसके अंदर 0.2% से ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम हो, वो भी नार्कोटिक ड्रग कैटेगरी में आते हैं। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कौन से होंगे, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस नार्कोटिक के एग्जांपल जैसे कि मोर्फिन है, कोडीन है, ओपियम है, चरस है, गांजा है, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, नार्कोटिक में। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस वो होते हैं जिसके अगेंस्ट, जिसको लेकर कोई भी पेशेंट है या कोई पर्सन हो सकता है वो साइको होता है, मेंटली ऐसे हो जाता है कि ये वाली ड्रग से वो सही हो ही जाएगा। किसी किसी को आदत हो जाती है ना, जैसे कि चाय है, चाय के बिना किसी को आदत हो जाती है कि सुबह मॉर्निंग में जब तक टी कंज्यूम नहीं कर लोगे तब तक उनकी माइंड की एक्टिविटी वर्क नहीं करेंगी, तो वो एक क्या हो गया, साइकोट्रोपिक इफेक्ट हो गया। तो साइकोट्रोपिक ड्रग कौन कौन सी आएंगी, टी है, कॉफी है, इन जिनमें कैफीन आता है, ये वाले ड्रग एग्जाम्पल है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। तो इस वाले एक्ट के अंदर क्या है, ये एक्ट क्यों आया था, प्रिवेंट एंड कंट्रोल, रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, किन किन चीजों को, नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक जो ड्रग हैं उनकी सेलिंग को, उनके इंपोर्ट को, उनके एक्सपोर्ट को, उनकी परचेजिंग को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट आया था। दूसरा और लास्ट वन एक्ट है अपना बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट एंड रूल्स। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट एंड रूल्स आया था 28 मार्च 2016 को, 28 मार्च 2016। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट एंड रूल्स, नाम से पता चल रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट एंड रूल्स मीन्स सीधा सीधा ये है कि जो भी अपने मेडिकल प्लेसेस हैं, जैसे कि मान लो हॉस्पिटल है या फिर मेडिकल है या फिर कोई लेबोरेटरीज है, वहां पे जो भी कचरा निकलता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए ये वाला एक्ट आया था कि उस वेस्ट, वहां पे जो भी वेस्ट मेटेरियल निकलता है, कि मान लो सिरिंज है या फिर कथेटर वगैरह है या फिर कोई बोझ है या बैंडेज वगैरह, जो भी कोई किसी भी टाइप का वेस्ट है उसको इस तरीके से मैनेज किया जाए जिससे कि क्या पर्टिकुलर पर्सन की हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उसको इस तरीके से मैनेज किया जाए। इसलिए क्या है, जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट आया था जिससे कि इन्फेक्शन स्प्रेड होने के जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव देखो, टू इंश्योर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ, कि जो भी वेस्ट है मेडिकल फील्ड से ऑब्टेन्ड होता है उसको इस तरीके से मैनेज किया जाए जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को भी कोई अफेक्ट ना पड़े और पर्टिकुलर कोई पर्सन है उसकी हेल्थ पे भी कोई अफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो आज के लिए अपनी क्लास की लॉ एंड एथिक्स की आज हमने डिस्कस किए हैं, 12 एक्ट डिस्कस किए हैं। तो मेरे को उम्मीद होगी कि जितना हमने
एक्सप्लेन किया है, जितना सीखा है वो आपको याद रहेगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ना है। 1909 सबसे पहले पॉइजन एक्ट, 1930 19 के बाद 30 आता है डेंजर्स एक्ट, 30 के बाद 40 आएगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 45